आज हम लोग पढ़ेंगे ठेस। क्या पढ़ेंगे? ठेस का रचयिता, इसका रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु थे। कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु वर्तमान में अररिया जिला के हिंगना औराही के रहने वाले थे। वे आंचलिक उपन्यासकार, कहानीकार थे। कोसी के थे, कोसी प्रमंडल के, और उन्होंने अपने रचना से कोसी का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। वे वे प्रमुख चर्चित उपन्यासकार थे। ठीक है, आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठेस कहानी का शीर्षक है खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। गांव में किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं ना। किसान लोग जो है सिरचन का पूछ खेती बाड़ी में नहीं करता था। सिरचन का पूछताछ खेती बाड़ी में नहीं करता था। लोग उसे जो है बेकार समझता था, खेती बाड़ी के लिए बेकार ही समझता था। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाता था सिरचन को। क्या होगा इसको बुला करके? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तोल तोड़ कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो बात और। सिरचन के बारे में यह कहा जाता था कि सिरचन खेती बाड़ी में उसको काम में मन नहीं लगता था। इसलिए सिरचन को खेती बाड़ी में काम में मन नहीं लगता था, इसलिए लोग उसे बहुत कम पूछते थे खेती बाड़ी में। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चतोर कोई भी कह ले, लेकिन एक समय था जब उनकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उनके मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की क्या बनी रहती थी? सवारियां बंधी रहती थी। क्या बंधी रहती थी? और उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसका खुशामद भी करते थे। कुछ दिन खुशामद करते थे, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में ही यह कला रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ी चिक बनवाकर भेज दो। सिरचन कलाकार था, बहुत अच्छा कलाकार था, परंतु उसे खेती बाड़ी की मजदूरी में ध्यान नहीं लगता था। कलाकार लोग बहुत ही सृजनात्मक, उसमें कला होती है, तो सिरचन भी एक कुशल कलाकार था। मुझे याद आया, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग में क्या लगेगा। सिरचन को बुलाने का मतलब यह था कि सिरचन खाने पीने में चटोर था, अर्थात अच्छी स्वादिष्ट खाना को वह ज्यादा पसंद करते थे। जहां पर उसे खाना अच्छा मिले वहां सिरचन जरूर पहुंचता था। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाती कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से खोट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हार की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहां से सीख लिया है? सिरचन कलाकार थे, लेकिन व्यंग भी बहुत ज्यादा करते थे। अगर उसको खाना मन के अनुसार नहीं दिया जाता था तो वह क्या करता था? व्यंग करता था। क्या करता था? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन आओ, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन दाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठ गई है मोती की शीतल पार्टी के लिए।
सिरचन जो है को आते हुए देख करके माँ कहती है उनकी कि आज सिरचन आज तुम्हारी याद आ रही थी, क्योंकि तुमको चूड़ा जब देखते हैं महिला लोग मतलब मक्खन को गर्म करके दाढ़ी जो बनाता है खखौरन, वो चूड़ा में लगा करके घी वाला खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगता था सिरचन को। तो सिरचन को कहा आज तुमको आज खिलाते हैं चूड़ा और दाढ़ी, ठीक है, खखौरन मक्खन का। और यह कहते हुए कहती है बेटी चिट्ठी भेजी है, संवाद भेजी है कि उनकी ननद रूठ गई है। किसके लिए रूठ गई है? शीतल पार्टी के लिए। किसके लिए रूठ गई है? जोर से बोलेंगे, किसके लिए रूठ गई है? सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूं भाभी। सिरचन कहता है भाभी घी की सौंधी सुगंध को सूंघ करके भी तो आ रहा हूं। बड़ी मुश्किल से जीभ को पनियाई जीभ को संभालते हुए बोला, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने का छुट्टी कहां मिलता है। सिरचन कहता है दम मारने का छुट्टी कहां मिलता है। सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन क्या है? एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर के बड़े जतन से उसकी कूची बनाता, फिर कूचियों को रंग से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त कर देता था। सिरचन जो था कुशल कारीगर था। सिरचन क्या था? वह मोती को बड़े ही जतन के साथ बहुत ही कारीगरी के साथ शीतल पार्टी बनाता था। उनका शीतल पार्टी बहुत ही प्रसिद्ध होता था। इलाके में उसके शीतल पार्टी की मांग थी, डिमांड थी। लोग बड़ी खुशामद के साथ सिरचन को लाता था बुला करके, तब जाकर के सिरचन काम करता था। और काम करने से पहले उसको अच्छा भोजन मिले, इस बात को वह सुनिश्चित कर लेता था। इस बात को वह फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन काम करने में समाप्त करते। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पहुंची कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह चोर है, मुंह जोर है, काम चोर नहीं। सिरचन जब काम करता था बड़ी बारीकी से करता था, बहुत अच्छा से करता था। जब उसके काम पर कोई टीका टिप्पणी कर देता था तो वह गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, जाइए किसी और से करा लीजिए। सिरचन मुंह जोर जरूर है लेकिन काम चोर नहीं है, काम चोर। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त करता था। सिरचन ऐसा कारीगर था कि उसको दूध में अगर मिठाई नहीं दो तो काम चलेगा, परंतु अगर बात में जरा भी झाल पड़ गई, बात जरा भी उसको कड़वा कर दिया तो सिरचन बर्दाश्त नहीं करता था। सिरचन बर्दाश्त सिरचन एक कुशल कारीगर था। सिरचन को लोग चतुर भी समझने लगे थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई, दूध, इन सब का प्रबंध कर लो पहले, तब सिरचन को बुलाओ। सिरचन को अगर अच्छा खाना ना मिले तो वह काम करने वाले में से नहीं थे। तो अधूरा रख कर उठ जाता था। सिरचन ऐसा लोग था अगर काम में अगर उसको खाना अच्छा नहीं मिले तो वह अधूरा काम को भी छोड़ करके चल पड़ता था। अधूरा काम को भी छोड़ करके मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पार्टी, बांस तितलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर में के मोते, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम उन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता था। सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता था।
यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। अब ये बात अलग है कि गांव में लोग ऐसे काम का महत्व अब उतना नहीं देता था। जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा दे करके विदा कर दो, वाह, कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारीगर है। सिरचन बात करने में भी, सिरचन बात करने में भी। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। भज्जू महाजन की बेटी का बात सुनकर के सिरचन क्या हुआ था? तिलमिला गया था। मैं मां से जरा कर कहती हूं, इतनी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी की सत्तू खिलाकर कोई भला करवाता है क्या? सिरचन कहता है कि बड़ी बात ही है बड़े लोगों की, नहीं तो दो दो पटेल शीतल पार्टी जो बनाने के लिए खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई कराता है क्या? यह सिरचन कहता है, यह तुम्हारी मां ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बड़ी बात है बिटिया, बड़े। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशन वाले चीक और पटेल की 2 शीतल पार्टी के बिना आएगी मानू तो अच्छा नहीं। मानू जो थी, मानू के ससुराल से उनके दुल्हा जो है मानू के भाभी को चिट्ठी लिख करके कहा। क्या लिख करके कहा? मानू जब ससुराल आएगी, मिठाई का पतली भले न आवे तो न आवे, लेकिन 3 चीक पटेल की शीतल पार्टी जरूर आनी चाहिए। क्योंकि सिरचन का बनाया हुआ शीतल पार्टी इतना अच्छा होता था कि उनका तारीफ करते ही लोग थकते नहीं थे। भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस, इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुला करके काम पर तैनात करवा दिया। मां ने देख सिरचन इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर वाली छाप वाली धोती दूंगी, मन लगा करके काम करना। मां कहती है देख सिरचन मन लगा के काम कर, देख सिरचन मन लगा करके अब की बार असली मोहर वाली धोती दूंगी, असली मोहर वाली। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। इस बार सिरचन भी बहुत ही तन्मयता के साथ ऐसी शीतल पार्टी बनाना चाहता था जो मानू के ससुराल में मानू का और मान बढ़ावे। बहुत ही रंगीन सुतलियों में धब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए थे इस बार सिरचन एकदम नए फैशन वाले चिक बना रहा है, शीतल पार्टी बना रहा है, नए फैशन वाले शीतल पार्टी बना रहा है। काम में मंजली भाभी से नहीं रह गया। मंजली पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में वह अपना जो है नया फैशन लगा करके काम करने लगा था। मंजली भाभी से नहीं रह गया। ये जो सिरचन अच्छे से काम कर रहा था तो मंजली भाभी से रहा नहीं गया। मंजली भाभी से पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो भैया को पहले ही खबर दे देते। व्यंग करके मंजली भाभी बोलती है, अगर मैं जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से काम अच्छा होगा
तो भाई को पहले ही खबर भेज देते, भाई को पहले ही खबर। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशम कुर्ता देने पर भी ऐसे चीज नहीं बनाती बहुरैया। सिरचन कहता है, मोहर छाप वाली धोती के साथ साथ रेशम का कुर्ता भी देते ना बहुरिया, ऐसे चीज मैं नहीं बनाता। क्योंकि मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी काकी की सबसे, मानू दीदी की दुल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया, मंजली भाभी का मुंह, क्योंकि सिरचन कह रहा है कि भाभी, मंजली भाभी, मोहर वाली धोती और रेशम का कुर्ता देने से भी ऐसे चीज मैं नहीं बनाता। लेकिन मानू दीदी काकी की छोटी बेटी है और उसके पति अफसर है और उनका पति ने शीतल पार्टी मांगा, इसलिए मैं लगन से बना करके उसे शीतल पार्टी दे रहा हूं। मेरी चाची, मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाया और कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। अब जो है चाची भी उस पर जो है कटाक्ष करता है सिरचन पर। किस पर कटाक्ष करता है, किस पर कटाक्ष करता है। दूसरे दिन चीख की पहली पार्टी में 7 तारे जगमगा रहे थे, 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता था तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती थी। सिरचन जब काम में मग्न होता था तो उसका जीभ क्या होता था, बाहर निकल आता था ओठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, चिवड़ा और गुड़ एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। दौड़कर माँ के पास गया, माँ आज सिरचन को करेवा किसने दिया है, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंजली, सिरचन को बुनिया क्यों नहीं दी, सिरचन को बूंदिया में मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा हुआ था, अछूता था। सूप में एक किनारे गुड़ का ढेला पड़ा हुआ था, चूड़ा फाँक रहा था सिरचन। और सिरचन कहता है कि मुंह में चूड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला एक किनारे पड़ा हुआ था। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौं तन गई। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौं तन गई। अब जो है माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी का भाव क्या होगा, तन गया। मंजली भाभी का भाव क्या होगा, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। औरत सब, महिला सबको जब देखेगी कि मन काम करने का नहीं रहता तो क्या करेगा, तन मन धन में लो बुनिया खा। सिरचन ने पानी पीकर का, मंजली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या। सिरचन बहुत मुंह फटता, सिरचन कलाकार था, बहुत ही उम्दा कलाकार था, लेकिन मुंह फट भी था। वह सिरचन को जैसे ही बूंदिया फेंक के दिया तो इनको रहा नहीं गया। कहता है, मंजली भाभी ससुराल नहरा से जो मिठाई आता है तो इसी तरह हाथ खोल के बांटते हैं क्या। सिरचन व्यंग किया, सिरचन क्या किया, व्यंग किया। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। मंजली भाभी बैठ कर कमरे में, महिला का तो क्या कहते हैं, कुछ महिला का नखरा करने का आदत होता है ना, बस रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोट जाति से मुंह क्यों लगाते हो, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ करके बोलेगा, नैहर बात, नैहरा ससुराल की बात करेगा, इसलिए छोटे जाति से मुंह मत लगाओ। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू थी। माँ तमस कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो। माँ को जो लग गया था बात, चूंकि व्यंग किया था,
कहता सिरचन तुम काम करने आए हो कि बहुओं से बदकुट्टी करने आए हो? क्या जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, मुझको कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया गुस्सा से। सिरचन का मुंह लाल हो गया गुस्सा से। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिरचन ने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक के फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। मानू पान सजा करके बैठक खाने में चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली। इधर उधर देखकर सिरचन दादा काम काज का घर है, 5 तरह के लोग रहते हैं, 5 तरह की बात करेंगे, तुम किसी की बात का बुरा मत मानना। मानू कहती है गया चुपके से एक पान का खिल्ली दे दिया सिरचन को। बोला चाचा दादा पान खाओ, लेकिन घर का काम काज का है, लोग बहुत तरह के आते हैं, 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह के बात बोलेंगे, किसी के बात पर ध्यान मत देना, आप अपने काम में मगन रहो, आप अपने काम में। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देख अवाक हो गई। चाची घर से निकली और सिरचन को जो पान खाते देखी तो वह अवाक रह गई। वह सिरचन ने चाची को अपने और अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना। सिरचन भी बहुत जो है मजाकिया के साथ साथ मुंह जोड़ तो था ही। जब देखा कि चाची बड़ी जो है अचरज से देख रहा है तो वो कमेंट कर ही दिया। क्या कहा? गमकौआ जर्दा तो खिलाओ चाची जरा, गमकौआ। चाची कई कारण से पहले से जली भुनी थी, गुस्सा में पहले से थी। अब उसको लग गया मौका, अब उसको लग गया सिरचन से गुस्सा उतारने का। सिरचन पर गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला था। भन भनाती हुई कहती है चाची, मस्खरी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में। घर में कभी पान गमकौआ जर्दा खाया है चटोर कहीं का? मेरा कलेजा धड़क उठा। सिरचन को जब कहता है चटोर कभी घर में ऐसा पान खाया है? ये बात सुन करके सिरचन को लग गया। सिरचन बैठा था तो कलाकार, भले घर में नहीं खाया था, लेकिन उसके पास एक ऐसी कला थी जिसका कद्र जाने जहां कहां बड़ी कई गांव का लोग करता था। उनका शीतल पाती बहुत प्रसिद्ध था। अगर सिरचन मन से शीतल पाती बना देता था तो उसके जोड़ का कोई नहीं बना पाता था। ऐसे कलाकार थे सिरचन। जब सिरचन को यह बात कहा तो उसके मन में चुभ गया, उनके मन में यह बात। बस सिरचन की उंगली अब में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलता रहा। गुस्सा से सिरचन चुपचाप कुछ देर तक मुंह में पान को घुलता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अचानक उठा, पिछवाड़े में जाकर के थूक आया। अपनी छुरी हथिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखा। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाला और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया सिरचन। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! अरे महिला से कुछ जो होता है वो जो है बहुत अपने में कुछ अलग टाइप की होती है। चाची जब देखा कि सिरचन जा रहा है तो हनहनाती भी बोलती है, अरे बाप रे बाप, ऐसा गुस्सा कोई मुफ्त का काम करेगा? मोहर वाली धोती दूंगी, मोहर वाली। लेकिन जो कलाकार होते हैं वो लोभी लालची नहीं होते हैं। मोहर वाली धोती का लालची नहीं था सिरचन। सिरचन तो भाव का भूखा था, इज्जत प्रतिष्ठा का भूखा हुआ था। सिरचन प्यार से कराओ तो कुछ भी कर सकता था, और अगर उसे गुस्सा दिला के कराओ तो सिरचन से काम कराना आसान बात नहीं थी, है कि नहीं? 8 रुपये में मोहर छाप धोती आती है। इस मुंह झौसे के मुंह में लगाम नहीं है, न आंख में सील है। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिल जाएगी। बापक टोली की औरत सिर पर गट्ठर बांध करके फिरती मारी फिरती है। चाची कहती है, अरे मुंह झौसा, जाना है तो जाओ,
अब तुम्हारे जैसे बहुत चीक मिलेगा। बाता टोली का महिलाएं चीक बना करके ऐसे बांटते फिरती है, बेचते फिरती है, मैं खरीद लूंगी। चाची कहती है। कौन कहती है? मानू नहीं बोली, मानू चुपचाप रही, अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए थे। मां बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, तेरे लिए मैं खरीद करके शीतल पाटी भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी गई। मां ने, मानू को याद आया कि विवाह में सिरचन के हाथ का बनाया हुआ शीतल पाटी दिया गया था। किसके हाथ का बनाया हुआ शीतल पाटी दिया गया था? जरा जोर से बोलेंगे, किसके हाथ का? बहुत बढ़िया। ससुराल वाले ने जाने कितनी बार खोल कर कर देखता था। ससुराल वाले बार बार उस शीतल पाटी को खोल खोल के देखता था और वह कारीगरी को देख करके आश्चर्यचकित होता था और कहता था, ऐसी शीतल पाटी बनाने वाला कलाकार कहां है? पटना कलकत्ता के मेहमान को वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। ठीक है, सिरचन को मानने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। जब सिरचन को मनाने के लिए गया तो वह देखता एक फटी हुई शीतल पाटी पर सो करके कुछ सोच रहा था। कौन सोच रहा था? सिरचन सोच रहा था। कौन सोच रहा था? मुझे देखते ही बोला, बउआ जी आज नहीं, अब नहीं, अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटी को भी ले गई अपने साथ। वह सिरचन कहता अपने बारे में, ससुरी मरी और अपने साथ में बेटे बेटी को भी ले गई। अपने पत्नी को कहता वो तो मर गई और बेटे बेटी भी उनके साथ चल बसे, बेटे बेटी भी उनके साथ चल बसे। मेरी ये दुर्दशा है, मैं भोगता हूं यह मोहर वाली धोती मैं क्या करूंगा पहन करके? सिरचन कहता है यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। किनकी? उनकी पत्नी की। शीतल पाटी की छूकर कहता है अब यह काम नहीं करूंगा। शीतल पाटी को छू करके सिरचन कसम कहता है कि अब मैं यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती नहीं है, अब क्या करें? मैं चुपचाप लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं मान सकता है। वह जो बुलाने गया था उसको यह बात एहसास हो गया कि कलाकार के मन को ठेस पहुंचा है, अब वह नहीं मानेगा, अब वह हवेली नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चीख के में रंगीन छीट कर का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखाई पड़ता क्यों? मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंझली भाभी की नजर न लग जाए इस पर भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही तो जाऊंगा। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा कि मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही थी। अब सिरचन जो अधूरा चीख को छोड़ करके गया था, क्योंकि उसको तो बात लग गया था, वह बनाना नहीं चाह रहा था, चला गया था, तो मानो उस अधूरा चीख को बांध करके समेट करके अपने ससुराल ले जा रही थी। स्टेशन पर उसको बार बार खोल करके देखती और उसको फिर संभाल के बांध करके अपने साथ ले जाने का प्रयास करती थी। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा भी आ रहा था। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जो भी हुआ काम चोर चतुर कोसा। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, मतलब सिरचन जो था वो तो छोड़ दिया था, बनाया नहीं, चला गया। सिरचन जब चला गया था तो जब मानू ससुराल जाने लगी, प्लेटफॉर्म पर जब वह रेल पर चल रही थी तो उसी समय में दौड़ता हुआ सिरचन आया और अपने साथ में शीतल पाटी लेकर के आया, अपने साथ में, और दरवाजा से वह पुकारा कि बबुआ ये शीतल पाटी ले लो। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर खिड़की के स्वर में कहा। सिरचन पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं।
उसके बाद जब उसके साथ उसको ले जाने के लिए बउआ गया था तो दरवाजा खोला, सिरचंद दादा मानू इतना बोल सकी। जब रे सिरचंद जो है कहता है, दौड़ता हुआ आया, बबुआ गेट खोलिए मैं मानू को देखूंगा। मानू को देखा तो सिरचंद को देखते ही मानू कहता है कि सिरचंद दादा आप। खिड़की के पास सिरचंद हकलाते हुए कहा, मेरी ओर से सब चीज है दीदी। शीतल पाटी चीक और एक जोड़ी आसानी कुश की गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर वाली धोती का दाम देकर देने लगी। सिरचंद ने जीभ को दांत से काट दोनों हाथ जोड़ लिए, फूट फूट करके रोने लगे। अब हुआ क्या कि शीतल पाटी सिरचंद लेकर के आया था, मानू को दिया। जब मानू को सिरचंद दिया शीतल पाटी, तब मानू जो है उसको 10 रुपये मोहर वाली धोती का दाम देने लगी, लेकिन सिरचंद नहीं लिया। सिरचंद नहीं लिया, क्योंकि सिरचंद कहा कि मानू हमारे गांव की बिटिया है और उसके ससुराल में शीतल पाटी को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया था, तो फिर दोबारा उन्होंने शीतल पाटी दिया, तो बिटिया को मेरी तरफ से एक गिफ्ट शीतल पाटी। तो इस प्रकार से हम लोग आज खेस कहानी पढ़े। इसका लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। और ये खेस कहानी कैसा लगा आप लोगों को? जोर से बोलेंगे कैसा लगा? वेरी गुड।